उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या समझना था मॉनेटरी पॉलिसी, कौन करता है, क्यों करता है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के जो सिचुएशंस होते हैं में फाइनेंस मैनेज करने के लिए इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी। So is the RBI the final authority regarding monetary policy, or it just provides or gives the guidelines or inputs? Who is the final authority? So its job is to only provide the guidelines. The final authority lies with the Minister of Finance. Monetary policy is one of the functions of RBI. If I talk about functions of RBI, बहुत सारे functions. इसमें से सबसे पहला आएगा formulation of monetary policies. सबसे पहले ये है issuer of currencies. आने आएगा ये सबसे जनरल फंक्शन है बेसिक फंक्शन से आगे के सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज एज फॉलोज। एलओएलआर का मतलब क्या है? लास्ट सेक्शन में बताया था। एलओएलआर का मतलब होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कुछ सहारा नहीं बचता बैंकों के पास तो एक ही सहारा बचता है, वो है आरबीआई। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आरबीआई का दरवाजा खुलता है। Issuer of currencies ये कौन से सेक्शन में आता है? लास्ट सेक्शन में बोला था which section of RBI Act? तो थी ना लास्ट सेक्शन में सब ये थे comes under section 22 of RBI. बंद करो फिर ये सब लिख लिया आप लोगों ने। अभी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा इजी करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है? तो समझते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल एग्जांपल लेता हूँ भाई, आप सब रिलेट कर पाओगे, लेकिन गुस्सा मत होना क्योंकि 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं होता।
लड़कियां प्लीज गुस्सा मत होना। ट्रेडिशनली क्या होता था, हस्बैंड क्या करता था और वाइफ क्या करती थी? ट्रेडिशनली मतलब सदियों पुराना हस्बैंड का काम क्या होता था? To create finance, to bring finance. वाइफ का काम क्या होता था? मैनेज फाइनेंस। लेकिन अभी दोनों सब कुछ करते हैं क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो हस्बैंड कौन हो सकते हैं और वाइफ कौन हो सकते हैं? husband RBI finance. Right? बराबर। कैसे? To be precise, more precise. इसके पहले कौन थे? इसके पहले नहीं ध्यान रखना। कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे हस्बैंड हो? Taxes collect करने का काम करती है। पैसे कौन कमा रहा है? गवर्नमेंट कमा रही है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? Income tax and सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक इनकम टैक्स, sales tax and import. कॉर्पोरेशन टैक्स। ऑफ है, ऑफ करूँगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आएगा। सो गवर्नमेंट क्या करती है? पैसे कमाती है। अभी गवर्नमेंट एक तो पैसा कमाती है और उसको खर्च भी करती है। तो अगर सपोज गवर्नमेंट पैसा कमा रही है लेकिन जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा खर्च भी कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट। तो दो टाइप के पॉलिसीज होते हैं। बार बार ऑफ क्यों समझ में नहीं आ रहा। पॉलिसीज होता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? राइट। और पहला पॉइंट राइट है। अगर सिंपल टर्म्स में बताओ कि अ पॉलिसी इन विच फाइनेंस इज क्रिएटेड, फिस्कल पॉलिसी। अ पॉलिसी इन विच फाइनेंस इज मैनेज्ड, मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्रिएट कर रहा है फाइनेंस, पैसा ला रहा है। अभी वाइफ की तरह काम कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? कौन बार बार गवर्नमेंट को बता रही है कि ये तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं ना, उसको बराबर खर्च करना। वाइफ भी यही करती है, बताती है कहाँ पे फंड्स एलोकेट करना है, स्कूलिंग को इतना, ग्रोसरी को इतना, सब कुछ वाइफ बताती है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई गाइडलाइंस देता है, गाइडलाइंस देता है। वो सिर्फ गाइडलाइंस ही दे सकता है ना, वो सिर्फ बता सकता है ना, इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? तो हस्बैंड और वाइफ के एनालॉजी समझ में है। ये फिस्कल पॉलिसी बनाएगा कि फाइनेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये बताएगा कि उस फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे फंड्स एलोकेट कर रहे हैं। अगर सपोज एक होता है इनकम जो गवर्नमेंट के पास आता है, और एक जो गवर्नमेंट करती है वो होता है एक्सपेंडिचर, जो खर्च करती है। अभी इनकम का ऐसा सीन है कि इनकम या तो कांस्टेंट रहता है या तो कम हो सकता है। इनकम बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? सपोज
जो टैक्सेस है, इनकम टैक्स जो है ना, वो गवर्नमेंट या तो कांस्टेंट रख सकती है या तो कम कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती। आपने देखा है स्लैब हमेशा गवर्नमेंट बढ़ाती है ना, स्लैब बढ़ाने से क्या होता है, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाती है, तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल जाता है उसमें इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स ये बढ़ा दी कभी कि इतना से इतना कर रही हूँ मैं, नहीं करती ना, या तो कांस्टेंट रखती है या तो कम करती है, बढ़ाने का है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। इनकम हमेशा या तो कांस्टेंट रहता है या तो कम होता है, या तो कांस्टेंट रहता है या तो कम होता है। एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इनकम अगर कांस्टेंट है या फिर कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, तो वी से दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज इन फिस्कल डेफिसिट। If it's the other way around, fiscal surplus. Indian government या फिर for that matter any socialist government is always in fiscal deficit. They always say that we are giving more, we are providing more expenditure for the development purpose. Infrastructure setup करने के लिए, development करने के लिए हम expenditure ज्यादा कर रही है, लेकिन हमें उतना source of income नहीं मिल रहा। तो ऐसी गवर्नमेंट हमेशा fiscal deficit में होती है। आरबीआई क्या करेगा, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बताएगा कि तुम इनकम या तो कांस्टेंट रखो या तो कम करो, और एक्सपेंडिचर कम करते जाओ, एक्सपेंडिचर मत बढ़ाओ। ये गाइडलाइंस कौन देगा, आरबीआई देगा। ये सिर्फ मैनेज करेगा, ये इनपुट्स देगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा। इंप्लीमेंट ये करेंगे, फाइनल अथॉरिटी इनके पास होता है, सुनना या ना सुनना। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट हमेशा ये करेंगे, इंप्लीमेंट में हमेशा गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। सो ये फिस्कल पॉलिसी बनाती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इतना समझ में, बेसिक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अभी सीधा मॉनेटरी पॉलिसी पे आता है। मॉनेटरी पॉलिसीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन से दैट वन इज राइट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, अनदर इज अगर मैं ये पूछूं कि दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बताते हैं क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी है ना इसमें, ये नाम सुन के सब लोग क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल लाइक हमेशा ये देता हूँ कि टू मेक इट वो लाइक फनी एंड मोर हैपनिंग, मेरे दो फेवरेट एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, एक है अक्षय कुमार, दूसरा है आमिर खान। अक्षय कुमार क्या करता है, एक साल में कितना पिक्चर करता है, 4 से 5 पिक्चर करता है। आमिर खान क्या करता है, साल में एक करता है, 2 साल में एक करता है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग चीजें, पैरामीटर्स है। इसके लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपना नाम बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है और नाम बचाना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इसमें हम क्या डील करते हैं, वी डील विद द अमाउंट ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट, इससे डील करना है। क्वालिटेटिव में क्या डील करना है, यहाँ पे हमें डील करना है वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या डील करना है हमें, बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे आरबीआई ये देखती है कि एनपीएस कैसे कम करें। एनपीएस क्या होता है, राइट, लॉसेस कैसे कम करें, बैंक्स के जो लॉसेस होते हैं वो कैसे कम करें। यहाँ पे आरबीआई ये देखता है कि टू बी मोर प्रिसाइज, एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे बढ़ाए बैंकों का। आरबीआई देखते हैं कि रेशियो ऑफ डिपॉजिटर्स कैसे बढ़ाए, ऐसा क्या पॉलिसी बनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिटर्स बैंकों की तरफ आए। और फाइनली उनका काम क्या होता है, ट्रस्ट ऑफ पीपल जीतना। ये सारे काम वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में करेगी। क्वांटिटेटिव में सिर्फ पैसों पे फोकस करेगी। वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई कैसे बढ़ाना है, कम भी करना होता है, बढ़ाना भी होता है, वो आगे हम देखेंगे कब कम करना होता है, कब बढ़ाना होता है।
सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड कैसे कर सकते हैं? एक होता है स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस, एक होता है पॉलिसी रेट्स। तो वो NIM का क्या? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मैंने बताया था ना नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है। हर बैंक को मेंटेन करना होता है 3% का। एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस, एसेट्स बढ़ाना होता है, लाइबिलिटीज कम करना होता है। बेंचमार्क क्या है एनआईएम का इंडिया में, जो आरबीआई ने सेट किया है? इंडिया में बेंचमार्क है 3% एनआईएम। सबसे ज्यादा एसबीआई का है विच इज ग्रेटर देन 2.7%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हर बैंक को 3% का मेंटेन करना होता है। इवन एसबीआई विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका भी 3% नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 2.7। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो वो मेंटेन कर रहा है 3% का बेंचमार्क। मतलब कोई भी बैंक ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, बहुत सारे बैंक घाटे में बहुत है, नेगेटिव में भी बहुत लोगों का है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लॉसेस में बहुत सारे बैंक जाते हैं। यहाँ पे सबको एसेट्स और लायबिलिटीज पता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस लिटरली पीओ में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और लोगों को पता नहीं होता एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। बैंकों का एसेट्स, हमारा एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज फॉर द बैंक। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर? आई विल बी टीचिंग इट, मैं आगे पढ़ाऊंगा ये। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस एंड पॉलिसी रेट्स। स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस को हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं और पॉलिसी रेट्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले ये बताओ कि इस वर्ड का मीनिंग समझा, स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? कैन यू बी लाउडर? या 70% राइट। दो टाइप के बॉडीज होते हैं ना, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। आरबीआई कौन से टाइप की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलता है? A body which is formed by an act of parliament। आरबीआई कैसे बना था? 1934। आरबीआई 1934। A body which is created by an act of parliament, जिसको संसद में कानून पास करके बनाया गया है और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो। आरबीआई को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है? टू बी अ रेगुलेटरी एंड अ मॉनिटरिंग बॉडी। ठीक है, सो ऐसे बॉडीज को बोलते हैं रेगुलेट स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आरबीआई कौन से टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूटरी है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो उसका आंसर था स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ऐसे बॉडीज में स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स उसको बोलते हैं कि एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज डिफाइंड इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस का मतलब वही है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसमें एक बॉडी फॉर्म होती है, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन किया गया है, any instrument that is defined in an act of parliament is called as statutory preemptions या फिर statutory instruments। यहाँ पे स्लैश करके इंस्ट्रूमेंट्स लिखो। इसमें हम एक अभी पॉलिसी रेट्स क्या है वो भी बता दो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी रेट्स क्या होता है? सो क्या करती है लैंडिंग रेट, वो क्या करती है? Depending upon financial situation, GDP का रेट क्या है, बाकी सारे चीजें को देखते हैं, sometimes they increase it, sometimes they decrease it, and most of the time on security है। Right. And who is the sole authority to decide the policy rates? RBI. So policy rates में क्या होता है? RBI जो पॉलिसी रेट्स है उसमें क्या आता है? लेंडिंग रेट्स। लेंडिंग रेट्स क्या होता है, हम आगे बढ़ेंगे, कितने टक्के लेंडिंग रेट्स होते हैं। पॉलिसी रेट्स में आरबीआई जो है वो लेंडिंग रेट्स को चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी।
अभी या तो कम कर सकता है तो बढ़ा सकता है, वो आगे की बात है, लेकिन अगर उसको चेंज करना है लेंडिंग रेट्स को, तो कैसे करेगा? पॉलिसी रेट्स के थ्रू करेगा। और ये क्या है? इट इज अ सिग्नल टू द मार्केट, इट इज अ काइंड ऑफ सिग्नल टू द मार्केट दैट द लेंडिंग रेट्स आर गोइंग टू चेंज, आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मार्केट में क्या सिचुएशन है। तो एक सिग्नल है, अगर सपोज पॉलिसी रेट्स कुछ आने वाला है तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ लेंडिंग रेट चेंज होने वाला है, लोग, इट इज अ सिग्नल टू द मार्केट। बिजनेसमैन को समझ आता है, इन्वेस्टर्स को समझ जाता है, हम लोगों को समझ जाता है, बैंक्स को समझ आता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, पॉलिसी रेट्स में फेरबदल होने वाला है। वो सिग्नल देता है, आरबीआई मार्केट को सिग्नल देता है कि मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, वो है पॉलिसी रेट्स। तो स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में दो टाइप के होता है, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या होता है? both of them comes under which category? इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में एक होता है एलएएफ, एक होता है एमएसएफ, एक होता है बीआर। आगे आगे बताऊंगा सब, लेट्स नॉट जंप राइट टू इट। सबसे पहले सीआरआर और एसएलआर सबका क्लियर है? पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया था मैंने, क्या रहता है ये? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये किससे कंसर्न्ड है? नहीं नहीं, मतलब क्या हमारा लेना देना है? नहीं, ये सिर्फ बैंकों से कंसर्न्ड है, ठीक है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो होता है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। सीआरआर और एसएलआर अगर चेंज हुआ ना, तो बैंकों को अपना रिजर्व चेंज करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द सीआरआर एंड एसएलआर, दे हैव टू चेंज द रिजर्व्स। इसमें उतना ये नहीं होता, ये आगे बताऊंगा क्यों नहीं होता, इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्यों है ये। लेकिन सीआरआर और एसएलआर में अगर सबका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सीआरआर और एसएलआर में एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज एनडीटीएल, पता है एनडीटीएल? ये सेट कर रखो। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आज नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव क्योंकि बहुत बड़ा है। तो एनडीटीएल के बारे में क्या सुना है या फिर फुल फॉर्म इसका कुछ पता है? कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं? नाउ लेट्स कम टू इट। डिपॉजिट्स कितने टाइप के होते हैं? डिपॉजिट्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है, लोन्स एसेट्स होता है। डिपॉजिट्स कितने टाइप के होते हैं? टाइम में क्या आता है? और डिमांड में क्या आता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है और टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है? टाइम डिपॉजिट में पर्टिकुलर टाइम के लिए जो अमाउंट होता है वो लॉक करते हैं, एंड डिमांड में यू कैन कब विड्रॉ कर सकते हैं टाइम डिपॉजिट्स में? जो मैच्योरिटी पीरियड है वो पूरा होने के बाद। राइट, क्या मैच्योरिटी पीरियड के पहले मैं कर सकता हूँ? हाँ, अगर किया तो क्या होता है? पेनल्टी लगता है और इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो अलग। मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया। अगर उसके पहले आपने विड्रॉ किया तो आपको पेनल्टी लगती है, उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है, विड्रॉल नोटिस। डिमांड डिपॉजिट में विड्रॉल ऑन डिमांड, दिस इज विदाउट प्रायर नोटिस, जब चाहे निकाल सकते हो, इसमें नोटिस देना पड़ता है। सो होता क्या है, एक बैंक है, बैंक में ना
डे टू डे एक्टिविटीज होता है, तो उसमें क्या होता है, और क्या होता है, ऐसे लिख करो रुको इसको। तो एक बैंक है, बैंक में ना डे टू डे बेसिस पे डिपॉजिट्स होते हैं, डे टू डे बेसिस पे विड्रॉल्स भी होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? Deposits minus withdrawal is equal to net demand and time liabilities. In this, we are only concerned with the liabilities, not the assets. इसमें loans का लेना देना नहीं, इसमें deposits का लेना देना। एक बैंक के पास दिन भर में बहुत सारे deposits आते हैं, उसी दिन भर में बहुत सारे withdrawals भी होते हैं। अगर at the end of the day बैंक को चेक करना है कि मेरे पास कितना पैसा बचा है, तो क्या करता है, deposits कितने हुए और withdrawals कितने हुए, उसका वो माइनस करता है, उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। दिस इज द अमाउंट दैट अ बैंक इज हैविंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये एक दिन की बात है, एक दिन में बैंक के पास इतना पैसा बचा है विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स होने के बाद। एनडीटीएल समझ में, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो सीआर और एसएलआर इज कंसर्न्ड विद एनडीटीएल्स। SLR is the share of NDTL that a bank or any financial institution maintains with itself in the form of cash, gold, securities. Securities में क्या क्या आता है? सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खास करके बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स। बाद में कमर्शियल पेपर्स एक होता है, और क्या होता है, डिबेंचर्स एक होता है। तो ये सारे हो गए सिक्योरिटीज। तो बैंक के पास सिक्योरिटीज भी रहता है, खुद का पैसा भी रहता है, कैश, गोल्ड भी रहता है, और क्या रहता है, बैलेंस विद द आरबीआई। लिख के लो अगर याद नहीं रहेगा तो। व्हाट डज अ बैंक कीप्स विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर? इट कीप्स, अ बैंक कीप्स विद इटसेल्फ। बैंकों के पास क्या क्या होता है? उसके पास कैश होता है, गोल्ड होता है, सिक्योरिटीज होते हैं जिसमें बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स आते हैं, और सिक्योरिटीज में G-Secs लिखो, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और उसके पास होता है बैलेंस विद आरबीआई। हर बैंक को आरबीआई के साथ बिजनेस करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उसके पास आरबीआई को या तो पैसा लेना है या तो देना है। उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि उसके पास बैलेंस कितना बचा है आरबीआई के साथ। बैलेंस विद द आरबीआई एंड मिनिमम बैलेंस इन करंट अकाउंट, वो भी है, मिनिमम बैलेंस इन करंट अकाउंट। जब आप कमर्शियल बैंक्स में जाते हो, करंट अकाउंट खोलते हो, तो आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर उतना अमाउंट नहीं है आपके अकाउंट में, आपका अकाउंट सील हो जाता है, तो आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे। मिनिमम अकाउंट वैरी करता है, मोस्टली सारे बैंक्स में 5,000 टू 10,000 है मिनिमम बैलेंस, इतना होना चाहिए। मुझे 2 बैंक्स पता है जो जीरो बैलेंस अकाउंट पे भी देते हैं, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। जीरो बैलेंस अकाउंट वो लोग देते हैं। आपके पास जीरो पैसा है तो भी आप अकाउंट खोल सकते हो। शायद कोटक भी देता है, कोटक महिंद्रा भी देता है। सो मिनिमम बैलेंस, ये सारे मिला के उसके पास पैसे बचते हैं बैंकों के पास। दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। रेशियो की रिजर्व है, रेशियो है ना। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्स विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओनली कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो एक बैंक के पास एनडीटीएल होता है, वही वो मेंटेन करता है, या तो खुद के पास या तो आरबीआई के पास।
अभी एक एसएल और सीआरआर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो। एसएलआर कम्स अंडर SLR comes under the section 24 2A of Banking Regulation Act 1949. Section 24 2A. और CRR के बारे में लिखो। सेकेंड शेड्यूल सेक्शन 2E of RBI Act 1934. Second schedule, section 2E of RBI Act 1934. SLR और CRR में कोई डाउट है? और These are only concerned with the banks. अगर CRR SLR चेंज हुआ, अगर RBI ने चेंज किया तो इसका इम्पैक्ट बैंकों को पड़ेगा, हमको नहीं पड़ेगा, हमारा लेना देना नहीं। CRR SLR होने के बाद लेट्स डायरेक्टली मूव टू द पॉलिसी रेट्स। या फिर और कुछ बचा है? ठीक है, लेट्स मूव टू पॉलिसी रेट्स। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, अभी इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है। LAF क्या है, LAF में क्या क्या आता है, MSF क्या है, BR क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म पता है? LAF का फुल फॉर्म होता है, देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये रब करूँ क्या? तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसके अंडर क्या आता है? इसके अंदर आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले लिखो LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसमें लिखो LAF इज अ मॉनेटरी टूल। LAF is a monetary tool that is used by the Reserve Bank of India in India. That is used by the Reserve Bank of India in India. ये इंडिया में होता है। LAF helps to manage the liquidity, and maintain economic stability in the economy by offering the banks an opportunity to borrow from the central bank either by repos or make loans to the RBI through reverse repos.
बाद मेरे को LAF maintains the liquidity in the market. LAF maintains the liquidity in the market. Sorry, लिखो LAF controls the inflation in the market by increasing or decreasing the money supply in the market. LAF का बाद में एक फॉर्मूला है वो लिखो. इसको बोलते हैं LAF कॉरिडोर. रेपो रेट माइनस रिवर्स रेपो रेट. इसको बोलते हैं LAF कॉरिडोर. ठीक है. अभी एक एग्जांपल लेते हैं. एक है RBI और एक है SBI. SBI को पैसों की जरूरत पड़ गई है. SBI के पास लिक्विडिटी बहुत ही कम है. SBI किसके पास जाएगा? RBI के पास. सपोज SBI को चाहिए 100 करोड़ रुपीस और SBI बोल रहा है कि मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए. एक काम कर, मेरे को ना 10 दिन के लिए दे दे. सिर्फ 10 दिन के लिए चाहिए, 100 करोड़ दे दे मुझे. तो RBI बोलती है ठीक है, मेरा ही बैंक है, मैं तो दे ही सकता हूँ. RBI देती है उसको. लेकिन RBI क्या बोलती है मालूम है क्या? RBI SBI को बोलती है कि मैं तो तेरे को पैसा दे रहा हूँ, तू क्या देगा मुझे बदले में? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना. क्या देगा वो? इंटरेस्ट. SBI RBI को कोलैटरल देगा. RBI SBI को बोलती है कि मैं तो पैसे दे रहा हूँ, तुझे बदले में कुछ तो देना पड़ेगा. SBI पूछता है क्या दूं? RBI बोलते है कि कोलैटरल दे, अपना अपना जो भी कोलैटरल है वो दे दे. कोलैटरल में क्या आता है? टू बी मोर प्रिसाइज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs. RBI बोलती है कि तेरे पास जो G-Secs पड़े ना वो मुझे देते हैं. SBI दे देता है RBI को. SBI को 100 करोड़ मिल गया. कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए. इसको सिक्योरिटी मिल गया, इसको G-Secs मिल गया, इसको पैसे मिल गया. अभी होता क्या है? इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं मालूम है? दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, तू मुझे अपना सिक्योरिटीज दे रहा है. एग्रीमेंट हो गया. एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है कि 10 दिन के बाद तुझे अपना सिक्योरिटीज जो तूने मेरे पास गिरवी रखा है तुझे खरीदना पड़ेगा. तुझे अपने सिक्योरिटीज वापस खरीदना पड़ेगा. तो इसमें बोलता है ठीक है खरीदूंगा. RBI कंडीशन डालता है, नहीं नहीं खरीदना पड़ेगा वो तेरे इस पे नहीं है, मेरे इस पे. तो RBI क्या बोलते हैं मालूम है क्या? मैं जो रेपो रेट लगाऊंगा ना उस रेट पे तुझे अपना सिक्योरिटीज वापस खरीदना पड़ेगा. इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट। हर बैंक आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है, रीपर्चेस एग्रीमेंट। हर बैंक आरबीआई को अपना सिक्योरिटीज देता है, बदले में पैसे ले लेता है, और आरबीआई उसको बोलती है कि तू अपना सिक्योरिटीज ले ले, लेकिन मैंने जो रेपो रेट लगाया है उसके ऊपर। अभी होता क्या है यहाँ पे, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इस पूरे ट्रांजैक्शन में फायदे में कौन है और नुकसान में कौन है? आरबीआई फायदे में होगा, कैसे होगा? ये जो रेपो रेट आरबीआई चार्ज करता है ना, इट इज मोर देन दिस अमाउंट। इससे ज्यादा अमाउंट से इसको वापस खरीदना पड़ेगा अपना सिक्योरिटीज। 100 करोड़ लिया है, उससे ज्यादा पैसे देके उसको अपना सिक्योरिटीज खरीदना है। फायदे में कौन है? तो एक वो जो 7 to 9 बैच में लड़की, उसने एक सही क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर ऐसा हो रहा है कि आरबीआई फायदे में और बैंक नुकसान में है, तो बैंक ऐसा कर क्यों रही है? बैंक क्यों पैसा ले रही है आरबीआई से? बैंक क्यों अपना सिक्योरिटीज दे रही है और वापस खरीद भी रही है? क्यों? बैंक को क्या जरूरत है? तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि इंसान लोन कब लेता है? जब जरूरत रहती है तब लोन लेता है इंसान, हम सब लेते हैं। लेकिन हम सब नुकसान में ही है लोन लेने के बाद, हम सब नुकसान में, सबको पता है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट देना है इंटरेस्ट के साथ, लेकिन लेना पड़ता है क्योंकि जरूरत है। इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसलिए इसको लेना पड़ा। ये समझ में ट्रांजैक्शन, इस पूरे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट। अभी तक मैं रेपो रेट पे आया नहीं हूँ। रेपो रेट का मैंने सिर्फ मोटा मोटा बोल दिया कि वो एक रेट है जो आरबीआई लगाता है। एग्रीमेंट समझा बैंकों के बीच में, रीपर्चेस एग्रीमेंट। ये बना लो, इजी हो जाएगा फ्लो चार्ट। कंसेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना? खेल खेलती है ना आरबीआई हमेशा सबके साथ। लेकिन उसका क्वेश्चन इतना वैलिड था ना कि ऐसा कर क्यों रही है बैंक? 100 करोड़ लिया है, लेकिन ज्यादा में उसको देना भी पड़ रहा है ना वापस, क्यों कर रही है? जरूरत है यार, बैंक को भी जरूरत है पैसों की। इसको क्या बोलते हैं? जो रेपो रेट का जो कंसेप्ट है ना, आगे आता हूं मैं उसके ऊपर। जो भी बैंक आरबीआई से बोरो करती है ना, इट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म। थोड़े दिनों की बात होती है, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करती है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बोरो नहीं करता। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, बैंक लोन्स ओवरनाइट बेसिस पे लेती है, एक दिन के लिए भी लेती है। अगर एक दिन भी उनको पैसों की कमी पड़ी है ना, रातों रात पैसे ले लेते हैं आरबीआई से, तभी क्या देते हैं मालूम है क्या? ओवरनाइट लोन्स के लिए ट्रेजरी बिल्स देती है। आरबीआई ट्रेजरी बिल्स लेके ओवरनाइट लोन्स प्रोवाइड कर दिए। एक दिन की बात होती है सिर्फ, एक दिन के लिए लोन लेते हैं, वापस रिपे भी करते हैं उसको। अभी रेपो रेट क्या है? रेपो रेट लिखो, द रेट at which commercial banks borrow money from the RBI by selling their securities for a short term is known as repo rate. पर्पस लिखो नीचे, पर्पस to maintain liquidity in case of shortage of funds or other statutory measures.
statutory measures or other statutory measures. और मेरे को it is one of the main tool of RBI. It is one of the main tool of RBI to control inflation. ये कैसे हम आगे देखेंगे. It is one of the main tool of RBI to control inflation. It is also called as repurchase agreement or repurchase option. अगर एग्जाम में लाइक ऐसे पूछा है या फिर इंटरव्यू में पूछा कि रीपर्चेस एग्रीमेंट क्या है, तो समझ जाना कि वो रेपो रेट की बात कर रहे हैं. परचेस आरबीआई कर रहा है सिक्योरिटीज, रीपर्चेस कमर्शियल बैंक कर रहा है, इसलिए उसको रीपर्चेस बोलते हैं. एंड दिस इज बाय द वे ऑप्शनल. ऑप्शनल है ये. बैंकों को एक अपॉर्चुनिटी दी है, जरूरी नहीं कि ऐसा होना चाहिए. बैंक नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड. दिस इज अ ऑप्शनल थिंग. ओके. अभी ये कब कब ऐसा होता है, रेपो रेट का यूज कब कब होगा, कौन सी ऐसी सिचुएशन आएगी तब रेपो रेट का जिक्र होगा. मॉनेटरी पॉलिसी के आसपास काफी डिस्कशन होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. एंड और एक बात बोल देता हूं कि रेपो रेट इज द ओनली पॉलिसी रेट दैट इज used by RBI or changed by RBI. It is one of the only policy rate. बाकी जो पॉलिसी रेट्स है ना, उसका कुछ ज्यादा ये नहीं है, इम्पोर्ट सिग्निफिकेंस नहीं है. रेपो रेट का बहुत सिग्निफिकेंस है. क्यों है सिग्निफिकेंस, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ. रेपो रेट कम ज्यादा होने से ना बहुत फर्क पड़ता है. सिर्फ बैंकों को नहीं, पूरी दुनिया को, मतलब पूरे इंडिया को फर्क पड़ता है. और मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट ही डिसाइड होता है हमेशा. और भी रेट्स है ना, वो डिसाइड नहीं होते, सिर्फ रेपो रेट डिसाइड होता है. सर अगर बैंक सिचुएशन में भी रेपो रेट का यूज करते हैं, मतलब सिचुएशन में वो आरबीआई से पढ़ते हैं, तो हाउ दैट कैन बी इन्फ्लेशन पे कैसे असर करेगा. वही देखना है इन्फ्लेशन पे कैसे असर करेगा. जब इन्फ्लेशन होता है ना, तब कौन कौन पिक्चर में आता है. बैंक आरबीआई, या तो बैंक्स और आरबीआई आती है या तो गवर्नमेंट आती है. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ठेका इन दोनों ने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है या फिर आरबीआई ने लिया है. गवर्नमेंट कैसा ठेका लेती है, गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स लेके आती है. नहीं बेसिकली गवर्नमेंट से आपको सिक्योरिटीज लेके आती है. उसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन. राइट. ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर पब्लिक बोरोइंग बोलते हैं उसको, पब्लिक डेप्थ. ओपन मार्केट ऑपरेशंस गवर्नमेंट तो करती है, आरबीआई भी करता है. आरबीआई कैसे करता है वही हम पढ़ रहे हैं अभी. आरबीआई ऑल्सो डज ओपन मार्केट ऑपरेशंस थ्रू आरआर एंड ट्रिपल आर. सो बेसिक एम इसका यही है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू मेंटेन द मनी सप्लाई इन द मार्केट, या फिर टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट. कैसे, लिखो. सपोज अगर मैं ये पूछूं आपसे कि राइज इन इन्फ्लेशन हुआ तो क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया मार्केट में, अगर राइज इन इन्फ्लेशन हुआ तो मार्केट में क्या होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होगा. मनी सप्लाई ज्यादा होता है. डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. तो जब राइज इन इन्फ्लेशन होता है ना, तो लिखो, ये लिख के लो, ये सिर्फ बता के नहीं होगा. ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन RBI makes strong attempt to bring down the flow of money in the market. To bring down the flow of money in the market. The flow of money in the market.
सो ये कैसा करेगी आरबीआई? आरबीआई कैसे करेगी अगर बहुत ज्यादा प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट हुआ है, राइज इन इन्फ्लेशन हुआ है, आरबीआई को पता है कि कम करना ही है, सो वो हर पॉसिबल मेथड करेगी मनी सप्लाई को कम करने के लिए। वो कैसे करती है? बैंक के रेट्स इंक्रीज करके करते रहेंगे। रेपो रेट इंक्रीज करती है, सबसे पहले रेपो रेट इंक्रीज करती है। इससे क्या होता है? लोन्स जो है वो महंगे हो जाते हैं, तो यूजुअली इन्फ्लेशन जब ज्यादा राइज होता है लोन्स का अमाउंट जो है मार्केट में बहुत ज्यादा increase होता है। तो अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो पीपल विल अवॉइड गोइंग फॉर लोन। राइट, पीपल और बैंक बैंक को तो लोन देना ही होगा। at first the bank get affected, then we get affected. how? रेपो रेट अगर बढ़ाएगा ना आरबीआई, तो बैंक क्या करती है? बैंक के लिए बोरोइंग कॉस्टली हो जाता है। बैंक सोचेगी कि रेपो रेट अगर बढ़ गया ना तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, तो बैंक्स अवॉइड करती है सबसे पहले। बैंक्स अगर पैसे ही नहीं लेगी आरबीआई से तो क्या होगा? बैंक अगर आरबीआई से पैसे ही नहीं लेगी, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर्स है वो लोन्स नहीं लेंगे, वो लोन्स नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मनी सप्लाई ऑलरेडी कम हो जाएगा, और इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये तो हो गया एक। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इन्फ्लेशन कम होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कंट्री का ग्रोथ रुक जाता है, ये एडवर्स इफेक्ट है। ग्रोथ ऑफ द कंट्री gets affected due to the increase in the repo rate, but the positive side of it is inflation comes down. अगर रेपो रेट बढ़ गया है, जो कि अभी हुआ है रिसेंटली, अभी रेपो रेट क्या है? 5.40। 5.40 अभी अगस्त में। हाँ, ओके, वापस बढ़ा दिया क्या लोगों? मैंने चेक किया था वो 5.40। मैंने जून का मेरे को पता है, जून में था 4.9%, 50 बेसिस पे पड़ा था, वापस बढ़ा है। कितना हो गया अभी? 5.40 मैंने चेक किया। मतलब वापस बढ़ा है। मतलब क्या कर रही है आरबीआई? क्या कर रही है आरबीआई? सब क्यों कर रही है? आरबीआई को मनी सप्लाई मार्केट में कम करना है, कुछ भी करके कम करना है। तो रेपो रेट अगर इतना बढ़ाते जाएगी तो बैंक्स नहीं लेंगे आरबीआई से पैसा, बैंक्स नहीं लेंगे तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स या फिर हम भी नहीं लेंगे पैसा। हम भी नहीं लेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई घूमेगा ही नहीं, तो मनी सप्लाई ऑलरेडी कम हो जाएगा, कम होते रहेगा। तो रेपो रेट बढ़ाने का ये होता है कि मनी सप्लाई कम होता है लेकिन ग्रोथ भी रुक जाता है, इन्फ्लेशन कम होता है लेकिन ग्रोथ भी रुक जाता है। इसको आप लिख के लो, अच्छे से समझ में आएगा। वो लिखा ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन वाला, बाद में लिखो इट डज बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, इट डज बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, एज रेपो रेट इंक्रीजेस borrowing becomes costly for the banks, borrowing becomes costly for the banks, businessmen and industries, for the businessmen या फिर investors and industries, which slows down the investment and money supply in the market, which slows down the investment and money supply in the market. It negatively impacts the growth of the country, of the economy. It negatively impacts the growth of the economy. आरबीआई सिर्फ यही चाहती है कि कैसे भी करके बैंक जो है ना वो मुझसे पैसे ना ले, अगर बैंक पैसे लेगी ना तो मनी सप्लाई बढ़ते रहेगा, घूमते रहेगा, और आरबीआई को कुछ भी करके मनी सप्लाई कम करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन किस पे पड़ता है? हम पे पड़ता है, पीपल पे पड़ता है। तो हमारे लिए आरबीआई हर पॉसिबल मेथड करती है कि उसको मनी सप्लाई मार्केट में कम करना है, और वो इससे ही करेगी कि अगर मैं रेपो रेट बढ़ा दूंगा तो बैंक्स मुझसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक्स हमेशा इसी फिराक में रहती है कि मैं कब पैसे लूं आरबीआई से। आगे समझेगा क्यों।
सो रेपो रेट इज अ काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर आरबीआई, इन्फ्लेशन को चेक में रखने के लिए. इट कम्स अंडर द एलएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. अभी दूसरा चेंज किया है राइट. सो 4.9 सो मैंने जब जून में चेक किया था तो 4.9 से 4.9 था, वो 4.4 से 4.9 होता, 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किए थे, 5% से इंक्रीज किया था, वापस 50 किया गया. अभी कितना है? 5.40 है अभी रेपो रेट, बढ़ते ही जा रहा है. और इससे कंसर्न होता है हमें, और किसी रेट से कंसर्न नहीं होता, रेपो रेट से कंसर्न होता है. और भी रेट्स है, पढ़ेंगे उसके बारे में. ये हो गया पहला सिचुएशन, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. दूसरा लिखो, इंक्रीज इन लिक्विडिटी. when the government wants to pump when the RBI wants to pump funds, when the RBI wants to pump funds into the market, it lowers down the repo rate. Pump funds into the market, it lowers down the repo rate. Borrowing becomes cheaper. Borrowing becomes cheaper for the banks, investors, and industries. Investors and industries. This increases the investment in the market. And money supply. Increases the investment in the market and the money supply. या फिर liquidity. मैं हमेशा money supply word use करता हूँ. अगर डिफ्लेशन का माहौल है, रिसेशन है, मंदी है, तो आरबीआई हर पॉसिबल मेथड यूज करेगी कि कैसे भी काम करके पंप करना है फंड या फिर इंजेक्ट करना है मार्केट में, तो रेपो रेट को कम कर देती है. और बैंक इसी फिराक में रहते हैं कि रेपो रेट कब कम हो जाए. रेपो रेट एक बार कम हो गया, बैंक्स को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, वो पैसे लेती है. अगर बैंक पैसे लेती है तो सारे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज वो भी बैंक से पैसे उठाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई घूमता रहेगा. इससे क्या होता है? पॉजिटिव इंपैक्ट, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. सो रेपो रेट का कम होना ज्यादा अच्छा है. ऑफ कोर्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी कैसे होगा? ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के लिए आपको मनी सप्लाई चाहिए. अभी ठीक है, वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग इशू की उसे राइज इन इन्फ्लेशन होता है, वो एक नेवर एंडिंग बैटल है. राइज इन इन्फ्लेशन से डायरेक्ट हमको फर्क पड़ता है, लेकिन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी तभी होगा जब राइज इन मनी सप्लाई होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा. मुश्किल है आरबीआई के लिए बैलेंस स्ट्राइक करना, बहुत मुश्किल है. कंसेप्ट इतना कॉन्फ्लिक्टिंग देखो ना, कंसेप्ट इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी आपको चाहिए या फिर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है कैसे भी करके. कंसेप्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है. आरबीआई भी टू स्ट्राइक अ बैलेंस फॉर आरबीआई बिकम्स डिफिकल्ट. इसलिए आरबीआई बहुत टाइम लेता है रेपो रेट कम ज्यादा करने में. अभी बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है. जून में देखा था तब 4.9 था, अभी वापस कितना हो गया? 4.4, 5.4. अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ है वापस, रिसेंटली इसी वीक में चेंज हुआ है या फिर चेंज करने का सोच रहा है. लेट्स सी, देखते हैं. अभी रिसेंटली इसका इंडिया और रशिया टॉक्स चल रहे हैं. ओके, वो ये वाला टॉक चालू है क्या? क्या बोलते हैं उसको? 2+2 डायलॉग. 2+2 डायलॉग चालू है जो इंडिया और अमेरिका बीच में होता है. 2+2 मतलब जिसमें मिलिट्री भी होता है और ट्रेड रिलेटेड भी होता है. 2+2 डायलॉग. मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं, मैंने आज एक्चुअली मैं पूरे इस वीक और पिछले वीक से मैं करंट अफेयर से कट हूँ ड्यू टू सम इश्यूज, तो मैं वापस मुझे ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. अगले लेक्चर में
हम पूरा इसका ये देख लेंगे करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, रेपो रेट और आरआरआर का क्या चल रहा है। रेपो रेट क्लियर हो रहा है, हुआ थोड़ा तो। ये वर्ड याद रखना, रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये आपको पूछेंगे शायद, रीपर्चेस एग्रीमेंट ही पूछेंगे। रीपर्चेस एग्रीमेंट पूछा तो रेपो रेट कोरिलेट करो उसको। अभी आरआरआर लिखो, ट्रिपल आर। देखा है पिक्चर कैसा है? सो आरआरआर का फुल फॉर्म होता है राइज रोर एंड रिवोल्ट। यार मैं इतना वो ये हो गया ना मुझे आरआरआर का। नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। मैं हैंगओवर से निकला ही नहीं हूँ आरआरआर के। एनीवेज, रिवर्स रेपो रेट। ये दादर में एक बार क्या होता पता है, मैं वो पीएसएल का बता रहा था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बता रहा था। तो मैंने पहले बोला पीएसएल का फुल फॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग। तो एक लड़की ने लिटरली लिखा पाकिस्तान सुपर लीग। तो सब लोग हंस हंस कितना पागल हो गए। अरे मैं क्यों बताऊंगा उसके बारे में इधर। सो रिवर्स रेपो रेट का क्या है कंसेप्ट, क्या है? उल्टी हो जाती है ना। लेकिन क्या ये होता है यूजुअली, फ्रीक्वेंटली होता है या फिर रेयरली होता है ना? ये बहुत रेयरली होता है, ये फ्रीक्वेंटली, रेपो रेट फ्रीक्वेंटली होता है, आरआरआर बहुत ही रेयरली होता है, जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। लिखो, इट इज अ मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी in the market, thus restricting the borrowing power of the investors. रिवर्स रेपो रेट में उल्टा ये हो जाता है कि लेंडर का स्पेलिंग LENDOR है कि DER? लेंडर बन जाता है बोरोअर, बन जाता है RBI। लेंडर बन जाता है कमर्शियल बैंक। अभी बैंक पैसा दे रहा है RBI को, नौबत क्यों आ रही है RBI को पैसे लेने की, नौबत क्यों आ रही है बैंक से? RBI को जरूरत है, राइट? मैंने अभी वही लिखा ना, इट इज अ मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में और अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो RBI एक लास्ट लास्ट रिसोर्ट के लिए ही रहता है। ये एक आइडिया ये करती है कि इनसे ज्यादा पैसे ले लेता हूँ मैं पूरा, ना बचेगी बात, ना बचेगी बात, क्या बोलते हैं उसको, ना बचेगी बात, सॉरी, इनसे पैसे ही ले लेता हूँ ताकि पैसे ही नहीं बचे किसी के पास लेने के लिए। पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है लिक्विडिटी। तो बैंकों के पास पैसे नहीं है, तो इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज लोन किससे लेंगे? लोन ही नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? तो मनी सप्लाई रुक जाएगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये उनका एक तरीका है मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करने का। जैसे गवर्नमेंट भी करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बेचे हुए सिक्योरिटीज वापस खरीद लेती है, हमसे ही खरीद लेती है, मनी वापस एब्जॉर्ब कर लेती है मार्केट से। RBI भी यही करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि आरआरआर तो है, RBI पैसा ले रहा है, विल द बैंक्स एग्री टू इट? ऑप्शनल है ये भी, बैंक्स एग्री करेगा उसको? सोच के बताओ। सो मैं हमेशा यही बोलना ना कि सॉरी, बैंक हमेशा फिराक में रहती है कि RBI से कैसे कुछ भी वसूलना है, या तो रेपो रेट कम होने के बाद, या तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने के बाद। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स क्या करती है, द बैंक्स
park more funds into the RBI for which they get returns. वो जो फंड्स रखती है ना आरबीआई के पास, जो फंड्स पार्क करती है, उस डिपॉजिट्स के ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है जब आरआरआर बढ़ता है. ये वही वाला कंसेप्ट है एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला. ये आरबीआई के लिए लाइबिलिटी है, बैंकों के लिए एसेट है. बैंक जितना पार्क करी है ना फंड्स या फिर डिपॉजिट कर रही है आरबीआई के पास, उसको उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा हमेशा. समझ रहे हो? तो यही फायदा रहता है बैंक, इसीलिए राह देखती रहती है कि आरआरआर कब बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट. लेकिन रिवर्स रेपो रेट कभी नहीं बढ़ता, यूजुअली वो कम होते जाता है. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है वो कम कम करते जाती है, आरबीआई भी ये कम कम करते जाता है. बैंक्स क्या बढ़ाती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करती है लोन्स के ऊपर. आरबीआई क्या बढ़ाता है? रेपो रेट बढ़ाता है. ये सारे अपने फायदे देखते हैं, आरबीआई भी अपना फायदा देखता है. बैंक्स को लग रहा है कि उनका फायदा हो रहा है, होता भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. मैं वो रेयरली होता है, ये बहुत ही रेयर मैकेनिज्म है. तो ये समझा आपको? जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक चाहती है कि मैं ज्यादा डिपॉजिट, ज्यादा फंड आरबीआई के पास रखूं, उस होल्डिंग्स के ऊपर मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जब मैं निकालूंगा वो पैसा. तो इसलिए वो राह देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट कब बढ़ेगा. अभी एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में? दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? एक जगह लिखो रेपो रेट, एक जगह लिखो रिवर्स रेपो रेट, इजी हो जाएगा आपको. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. यहाँ पे लिखो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक. द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक. जहां पे आरबीआई पैसा दे रही है, यहाँ पे लिखो द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द बैंक. यहाँ पे आरबीआई बोरो कर रही है, पैसा ले रही है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो मेजर डिफरेंस पॉइंट है, repo rate is higher than the reverse repo rate. Repo rate is higher than the reverse repo rate. Reverse repo rate is lower than the repo rate. Third point लिखो, it is used to control the inflation. RR में it is used to control the inflation and deficiency of funds. मैंने ये पॉइंट आपको बताया नहीं, शायद बताया क्या? कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स. इन्फ्लेशन तो आरबीआई से रिलेटेड हो गया, लेकिन बैंक क्यों पैसा लेती है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स. अगर बैंकों के पास शॉर्टेज है, लिक्विडिटी का शॉर्टेज है, तब वो पैसा लेगी ना. मैंने बोला था पहले, एसबीआई क्यों पैसा लेगी उनसे. और यहाँ पे लिखो इट इज यूज टू कंट्रोल द मनी फ्लो या फिर मनी सप्लाई, रिवर्स रेपो रेट में. इट इज यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. आरआर में लिखो इट इंक्लूड्स द purchase and sale of security. It includes the purchase and sale of securities. RRR में लिखो it includes the transfer of money from one account to another account. मेजर डिफरेंस यही है. यहाँ पे सिक्योरिटीज है, यहाँ पे सिर्फ मनी ट्रांसफर है. सिक्योरिटीज का कंसेप्ट सिर्फ आरआर में आता है, रेपो रेट में. अभी ये लिखो एक पॉइंट,
रेपो रेट से भी ज्यादा अगर कुछ बड़ा है वो है MSF और BR। रेपो रेट से अगर कुछ कम है वो है RRR, रिवर्स रेपो रेट। 0.5% का डिफरेंस रहता है। RR प्लस 0.5%, RR माइनस 0.5%, बेंचमार्क है ये। उस पे आना है अभी। नेक्स्ट डायरेक्टली मूव करते हैं MSF के ऊपर। MSF लिखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। स्टैंडिंग फैसिलिटी, लेकिन उससे पहले, हाँ ठीक है, MSF कर लेते, बाद में बताता हूँ क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कब लेकिन जरूरत क्या पड़ती है? लिखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ विंडो, MSF is a window that provides the bank an opportunity to borrow money from the central bank, when the interbank liquidity completely dries up. दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, MSF में और इवन रेपो रेट में। फर्क है, सबसे बड़ा फर्क यही है कि सिक्योरिटीज नहीं है, लेकिन दोनों में पैसा ले रहे हैं। कौन किससे पैसा ले रहा है? बैंक RBI से पैसे ले रहा है। फर्क क्या है? हाँ वो तो हो गया, कोलैटरल का सिर्फ रेपो रेट में होता है। When the interbank liquidity completely dries up, मतलब when the bank is exhausted of all its resources, बैंक के पास कुछ नहीं बचता, बैंक के पास, तो उसी टाइम के लिए उसको LOLR बोला जाता है, RBI को, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब बैंक के पास कुछ सहारा नहीं बचता उस टाइम पे वो सिर्फ एक ही इंसान से पैसे ले सकता है, वो है RBI। कुछ भी नहीं है, जीरो लिक्विडिटी है, कुछ भी नहीं है। तो इंटरबैंक मतलब डिफरेंट बैंक और देखो, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है? तो इंटर का मतलब होता है विद इन, सपोज इंटर बैंक है तो विद इन कम्युनिटीज। इंट्रा मतलब विद इन बैंक, दिस इज विद इन द बैंक्स, विद इन डिफरेंट बैंक्स। तो जब कंप्लीटेड ड्राई अप हुआ रहता है, लिक्विडिटी नहीं है कुछ भी, उस टाइम पे वो RBI से बोरो कर सकता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बारे में और भी कुछ चीजें हैं। और क्या है? जब लास्ट रिसोर्ट बचता है तब वो RBI से पैसे लेता है, ये हो गया अभी। और डिफरेंस क्या है इसमें और रेपो रेट में? और inflation control करते थे। और ये बैंक के internal issues या Right. finance management राइट, आगे लिखो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हेलो, सॉरी, लेक्चर, ओके।
हाँ ओके ओके बाय। सो एमएसएफ और रेपो रेट में फर्क इतना ही है कि एमएसएफ जो है, मैंने यहाँ पे लिखा है, एमएसएफ रेपो रेट से बड़ा है। मतलब क्या, जब बैंक को जरूरत पड़ती है पैसों की, आरबीआई के पास जाता है, लोन लेता है। एमएसएफ में इतना ही है कि वो प्लेज करता है आरबीआई को कि मैं तुझे रेपो रेट से ज्यादा रेट पे के ऊपर पैसा दूंगा। इट प्लेजेस द आरबीआई दैट आई विल गिव यू पे यू मोर मनी देन द रेपो रेट। रेपो रेट अगर सपोज 4.9% है तो बोलेगा कि मैं 4.95% पे तुझे पैसा दूंगा। इट इज गिविंग मोर मनी टू द आरबीआई। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, उसको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी होता है। एंड इट इज ऑलवेज $500 basis above 0.5% आया ना, 500 basis above the repo rate, 0.5% ज्यादा होता है हमेशा, बिकॉज 100 basis is equal to 1%. The MSF is 500 basis above the repo rate, मतलब 0.5% ज्यादा। बैंक ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होता है उसी टाइम पे जब उसके पास कुछ नहीं बचता, तब वो एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लेता है आरबीआई से। और आरआर में क्या होता है, जो रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करती है, फिक्स करती है, उसी रेट पे भरेगा। इसमें ज्यादा भरने के लिए रेडी होता है, इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज प्लेजिंग द आरबीआई दैट आई विल गिव यू मोर मनी देन द रेपो रेट, प्लीज गिव मी मनी, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। एमएसएफ हो गया। व्हाट इज बीआर? बैंक रेट। अभी ये कंफ्यूजन जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, तब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। आप में से किसी को हो रहा है? सारे रेट्स में, आरआर में, बैंक रेट में, एमएसएफ में, सारे रेट्स ही है, एक जैसे ही है। बैंक आरबीआई से पैसे ले रही है, सिर्फ थोड़े पैरामीटर्स अलग अलग है। बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या फर्क है, आप लोग मुझे बताओ। बैंक रेट में for lesser time and bank rate bank rate is for longer time and repo rate is for the lesser time. And any other differences? But who what do you say, कौन किस पे लगाता है? मुझे इंग्लिश में वो फ्रेज करने को नहीं हो रहा। कौन किस पे लगाता है बैंक रेट? किस पे लगाती है? जब पैसे लेन करते हैं तो उसी पे So can we say that BR, banking rate, and repo rate, both are the lending rates that are, क्या बोलते हैं, लगाने के लिए क्या बोलते हैं, that is applied by the RBI on the commercial banks. Both are the lending rates. इसमें फर्क जानना बहुत जरूरी है। बीआर में फर्क है और आरआर में फर्क है। बोथ लेंडिंग रेट्स है, दोनों आरबीआई लगा रही है बैंकों के ऊपर, लेंडिंग रेट्स है। आरबीआई जब पैसे दे रही है बैंकों को, तब वो लेंडिंग रेट्स लगाती है, आइदर थ्रू बैंक रेट और रेपो रेट। कब कौन सा लगाती है? बैंक रेट कब लगाती है, रेपो रेट कब लगाती है? राइट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मोर देन 90 डेज कितना भी हो सकता है, ये सिर्फ 90 डेज का होता है। राइट, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, लेकिन पर्पस क्या है बैंक रेट लगाने का? पर्पस क्या है? रेपो रेट का मैंने बोला, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए और इन्फ्लेशन कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, कुछ भी। बैंक रेट का पर्पस क्या है, क्यों लगाती है? जैसे कमर्शियल बैंक के नॉर्मल पर्सन लोन लेते हैं आरबीआई से, तब उसको बैंक रेट। अगर सपोज बैंक रेट बढ़ गया तो फर्क किसको पड़ेगा? अगर बैंक रेट बढ़ गया, कमर्शियल बैंक को पड़ेगा। कमर्शियल बैंक को पढ़ने के बाद सीधा फर्क पड़ेगा कस्टमर्स को, हमको पड़ेगा। रेपो रेट अगर बढ़ेगा ना, तो फर्क किसको पड़ेगा? हमारा लेना देना ही नहीं है रेपो रेट से,
लॉन्ग टर्म लेना देना है, शॉर्ट टर्म लेना देना किसको है? बैंक को। बैंक रेट अगर बढ़ेगा या फिर कम होगा तो उसका सीधा असर हम पे भी होगा, क्योंकि अगर बैंक रेट बढ़ेगा, आरबीआई अगर बढ़ेगी, कमर्शियल बैंक्स हमारे ऊपर बैंक रेट बढ़ेगी, तो हमारे लोन्स बढ़ जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे सारे लोन्स। सो मेजर डिफरेंस जो मैं आपसे सुनना चाहता था कि रेपो रेट में और बैंकिंग रेट में फर्क ये है कि रेपो रेट में सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है, बैंकिंग रेट में सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं है। यही मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे बैंक जो है वो सिक्योरिटीज गिरवी रख रही है आरबीआई के पास, आरबीआई उसको खरीद रही है, परचेस कर रही है, बैंक उसको वापस रीपर्चेस करेगी आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, सपोज 10 डेज का टाइम है, वो उसको वापस रीपर्चेस करेगी जो रेपो रेट लगा है उसके ऊपर। अगर उससे ज्यादा पर परचेस कर रही है तो उसको एमएसएफ बोलते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं है। बैंक रेट मतलब अगर सपोज आरबीआई ने 5% का बैंक रेट लगाया, तो कमर्शियल बैंक्स को 5% से ज्यादा उसको पैसा देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं है, उसको सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना लगा है उतना, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं है। बट क्या मैं फिर से यही बोलूं कि बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? सिक्योरिटीज और सिर्फ सिक्योरिटीज का ही फर्क है ना, बाकी कुछ फर्क लग रहा है? दोनों लेंडिंग रेट है जो आरबीआई लगाती है बैंकों के ऊपर, दोनों में कमर्शियल बैंक बोरो कर रही है, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म का है, बराबर है, ये लॉन्ग टर्म टूर है, ये शॉर्ट टर्म टूर है, राइट? और कुछ फर्क है? बैंक रेट क्या है अभी करंट? 5.65 है, बढ़ गया है, 50 बेसिस से बढ़ गया है, 5.15 से 5.65 हुआ है। ये मैं जून का फिगर बता रहा हूँ, अभी का पता नहीं। 50 बेसिस से बढ़ गया था, 5.15 था। सो अगर बैंक रेट भी बढ़ा रही है तो क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा मार्केट के ऊपर? अगर बैंक रेट बढ़ा रही है, आरबीआई बढ़ा रही है, तो मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मनी सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे डिफरेंस लगता ही नहीं है कुछ बैंक रेट और रेपो रेट में। सिर्फ एक ही डिफरेंस मुझे पता है, सिक्योरिटीज का एक डिफरेंस है और एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का है, बाकी सेम ही है। आरबीआई बढ़ाता है, दोनों बढ़ा रहा है, रेपो रेट भी बढ़ा रहा है, बैंक रेट भी बढ़ा रहा है, फर्क किसको पड़ेगा? बैंकों को पड़ेगा और हमको पड़ेगा। एक ही डिफरेंस है, मैं वही बोल रहा हूँ, इसका मैंने बहुत गहरा स्टडी किया है, डिफरेंस सिर्फ सिक्योरिटीज का है, बाकी कुछ नहीं है। दोनों लैंडिंग रेट्स है, दोनों लैंडिंग रेट्स है, both these are the lending rates that are charged by the RBI on the banks. सिर्फ इसका पर्पस क्लियर है, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन। इसका पर्पस भी मोरलेस मुझे वही लगता है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम पे पड़ता है, बस इतना ही, डायरेक्ट इंपैक्ट हम पे पड़ता है, इसका थोड़े टाइम के बाद पड़ता है। बैंक रेट्स का व्यू देते हैं। अभी जैसे रेपो रेट का है, इफ इन केस बैंक को कुछ नीड रही तो एग्जैक्टली वो पर्पस ही क्लियर नहीं कि बैंक रेट पे पैसा क्यों लेगी, बैंक रेपो रेट पे पैसा लेगी ना आरबीआई से। इसका आंसर नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला कि बैंक रेट पे पैसा क्यों लेगी, लोन क्यों लेगी, रेपो रेट पे ही ले लेगी। अंडर टू रेपो रेट चलता है, सिक्योरिटीज में देनी पड़ रही है। मे बी आई थिंक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कुछ है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सेकेंडरी लोन का अमाउंट इंटरेस्ट रेट कम पड़ जाता है। एग्जैक्टली बैंक के लिए बेनिफिशियल है। आरबीआई के लिए बेनिफिशियल, लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म फंड का आरबीआई के लिए बेनिफिशियल है। काइंड ऑफ देखा जाए तो बैंक के लिए तो काफी हद तक लेकिन इतना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक रेट दैट आरबीआई imposes on the commercial bank, directly proportional to the lending rate that bank imposes on the customers. It is directly proportional. तुरंत बढ़ जाता है, बैंक रेट बढ़ने के बाद ना हमारे लोन्स भी बढ़ जाते हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन्स बढ़ जाते हैं, तो इसका फर्क हम पे पड़ रहा है। लेकिन मार्केट पे क्या पड़ रहा है? मार्केट तो सिर्फ रेपो रेट से पड़ रहा है,
So that is why I told this is the monetary tool. This is the monetary tool that is used by the RBI. This is not a monetary tool. ये tool की तरह थोड़ी use कर रहा है. But अगर सिचुएशनली भी बैंक यूज कर रही है बैंक रेट तो उस पॉइंट पे भी तो इंटरेस्ट रेट एक्सपेंसिव हो ही जा रहा है. लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि इस पे क्यों लेगी वो, तो इस पे लेगी या फिर इस पे लेगी. क्लियरली आरबीआई का रूल है जो आरबीआई सिचुएशनली डाल रही है. बैंक रेट बैंक खुद से अगर यूज कर रही है तो वो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बैंक पैसा तभी लेगी जब उसको जरूरत है, चाहे वो रेपो रेट हो या फिर एमएसएफ हो. जब जरूरत है तभी लेगी. अभी वो बैंक रेट पे उसको लोन की जरूरत ही क्या पड़ेगी बैंक को. ये कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो कि बैंक रेट का कंसेप्ट क्या है. हर जगह मैं यही देखता हूँ कि अब देख लो बहुत जगह आपको सिमिलरिटी मिलेगी रेपो रेट और बैंक रेट में. फर्क सिर्फ सिक्योरिटीज का है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का है और कुछ नहीं है. इसका पर्पज ही क्लियर नहीं है. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है ना बैंक शॉर्ट पीरियड वो नहीं दे पा रही है क्योंकि वो दे मैंने वही बोला एग्जैक्टली अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आरआर के लिए जाएगी. बट लॉन्ग टर्म के लिए वही मतलब बैंकों को जरूरत नहीं पड़ती. मे बी मेरे को लगता है कि जो एनपीएस है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिस बैंक का ज्यादा है वो लोग लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं. पूरी तरह घाटे में गए हुए जो बैंक है ना एग्जैक्टली आई थिंक सो मे बी उन्हीं बैंक को जरूरत है बैंक रेट को. बिकॉज नॉर्मल बैंक रेट पे क्यों लेगी वही नहीं समझ में. दे हैव आरआर दे हैव एमएसएफ किस पे भी ले सकती है. क्लियर हुआ. एलएफ एमएसएफ नहीं नहीं अभी देख लो ना इसका आरआर का कितना था बढ़ गया है अभी 5.40 इसका 5.65%. बैंक रेट का बढ़ गया ना 50 बेसिस. इधर 5.1 का बैंक रेट दिखा रहा है रेपो रेट 5.40 दिखा रहा है. रिवर्स रेपो रेट 2.25 दिखा रहा है. कौन सा फिगर देखे कौन सा टाइम का. ये 7 सितंबर 22. अच्छा अभी का है वापस कम हो गया. रेपो रेट वापस कम हो गया. तो ये इतना फ्रीक्वेंट होता नहीं है. रेपो रेट कम ज्यादा इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता. लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा इनफ्री दिया हुआ था और रेपो रेट कम के साथ कांस्टेंट रखा हुआ था. तो अभी वो इंक्रीज कर रहे हैं. ओवरऑल देखा जाए तो 2020 के पहले 18-19 के आसपास का जो चल रहा था वो क्लियर था. राइट ये क्या वही डिफरेंस है जो हमने बोला ना. वही डिफरेंस है. एक तो है डायरेक्टली अफेक्ट द कस्टमर्स. बैंक रेट डायरेक्टली अफेक्ट द कस्टमर्स और रेपो रेट डजंट डायरेक्टली अफेक्ट द कस्टमर्स. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे चाहिए तो रेपो रेट पे लोन लेती है. लॉन्ग टर्म बेसिस पे बैंक रेट पे लेती है. और कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो इसीलिए ये पर्पस के लिए हमें केस स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से बैंक रेट पे पैसा ले रही है. केस स्टडी इंपॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक बहुत ही घाटे में गई है, बैंकरप्ट हो गई है या फिर डिपॉजिटर्स के पैसे डूब गए हैं, फ्रॉड हो गए हैं बहुत सारे, तो मुझे लगता है कि उसी वही बैंक लेती है बैंक रेट पे. क्योंकि बैंक रेट ज्यादा है. इट इज 0.5% मोर देन दी रेपो रेट. ज्यादा इस पे क्यों लोन लेगी. एमएसएफ को तो समझ में आता है.
देखा मैंने, डिफरेंस वही है। तो इसका केस स्टडी करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है क्या जिसने केस स्टडीज यहाँ पे, मतलब सबका नॉलेज अच्छा है, कॉमर्स स्टूडेंट ही है ना सारे, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के ही है, तो आपका नॉलेज तो अच्छा है। केस स्टडी वगैरह क्या करो आप लोग, देखो उसमें कौन सा बैंक बैंक रेट पे लेती है, कौन सा बैंक रेपो रेट पे लेती है। आरबीआई के साइड को मिलेगा ना? पेशेंस चाहिए उतना, उतना पेशेंस चाहिए सारे केस स्टडी स्टडी करना। टाइम नहीं। इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम ही है ना कि लाइक सब्जेक्ट तो बहुत ड्राई है, लेकिन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, सर्वाइवल के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। वैसे मुझे तो बहुत ड्राई लगता है। क्या अच्छा लगता है आपको इकोनॉमिक्स? ड्राई नहीं लगता? थोड़ा नहीं लगता? हमारा इंटरेस्ट अलग अलग है, मुझे ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक्चुअली, देखा जाए सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इन रियल टर्म्स इकोनॉमिक्स कहते हैं कि आप पढ़ लिया, आपको चीजों का नॉलेज है, बट प्रैक्टिकली अगर उसको अप्लाई करें जाए तो कहीं इनफैक्ट प्रैक्टिकली अप्लाई करने आना चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो ही उसका यूज है। लास्ट 3 इयर्स का अगर दिस इज प्रैक्टिकल बेसिस ना, पूरा प्रैक्टिकल होता ही है। इकोनॉमिक्स के बाकी के और सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपने रिसेंट पिछले 2-3 साल का जैसे नोटिस किया होगा, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चीजों के बहुत सारे दिए थे, तो ये सारे के सारे प्रेडिक्शन राइट, फोरकास्ट गलत हो रहा है सबका, इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट गलत हो रहा है क्योंकि वो सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे, मार्केट सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे, और पीपल कस्टमर्स जो है ना अनप्रेडिक्टेबल रिएक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए काफी। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके ये कर सके, फोकस कर सके, प्रेडिक्ट कर सके। स्टॉक मार्केट तो सबसे अनप्रेडिक्टेबल। पर लोग क्या कर रहे हैं, जो टॉप लाइन की जो कंपनीज है, पूरा का पूरा फोकस उस पे रखा है, टॉप लाइन, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ लाइक एलिफेंट, so they are slow moving companies, but the already serious threat है, उनको पता है they are the limited customers जिसको रिटर्न आने हैं, राइट। बट उसके अलावा जो लास्ट ईयर से सर्टेन और कंपनीज का ग्रोथ भी है, उस पर कितने ध्यान ही नहीं दिया, तो उस वजह से प्रोडक्शन को और रखा लोगों ने, रिटर्न हुआ कुछ और, लोगों के पास कैश काफी अवेलेबल था, तो इंटरनेशनली जो इन्वेस्टमेंट आया तो आया, अपना इंडियन पॉपुलेशन जो था उनका भी इन्वेस्टमेंट हुआ, तो दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि अपना 2 साल का इन्फ्लेशन इतना हाई है। बट ये वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है, हर जगह यही आपको सिचुएशन मिलेगा, इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन। सारे गवर्नमेंट को फ्रीडम ऑफ लाइक कैश काफी फ्री अवेलेबल करते हैं, यूएस में तो कितने सारे लाइक एवरी मंथ दे यूज्ड टू गिव सम सरप्लस अमाउंट। काफी कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन में चले गए थे, काफी कंट्रीज रिसेशन में चले गए थे, इंडिया फिर भी मतलब काफी अच्छे पोजीशन में था। अच्छा है ना, को इतना अपडेट नहीं करता। किसका? बाहर ना, हमको करेगा। सारे पॉपुलेशन का उनका पर कैपिटा इनकम उतना अच्छा नहीं है, मोस्टली तो है। ओवरऑल अगर यूएस का इकोनॉमी चेक करते हैं तो एक होता है कंट्री का जीडीपी, जीडीपी के अगेंस्ट में जो डेट रेशियो होना चाहिए, यूएस का डेट रेशियो बहुत ज्यादा है, लास्ट टाइम के मैंने चेक किया था, इट वाज समवेयर अराउंड $26 बिलियन का कुछ उनका जीडीपी था, $22 बिलियन का जीडीपी था, अगेंस्ट ऑफ विच बिलियन और ट्रिलियन, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, मैंने बोला नंबर नहीं याद है, उसके कंपैरिजन में उनका रेट जो उन्होंने लोन्स लेके रखे हुए थे वो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा था, और अपना अगर देखते हैं इंडिया का इस टाइम का सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारे पास कैश रिजर्व जो अवेलेबल है, राइट।
वो तो एक प्लस पॉइंट है। सेकेंडली अपना जो लोन्स है वो काफी कम है, क्योंकि फ्रैंक अगर फॉरेन रिजर्व हमारे पास दैट इज द इक्वल अमाउंट ऑफ लोन दैट वी आर। डेफिनेटली। तो यूएस का ऐसा है कि अगर आप यहाँ से इकोनॉमिक और इन्फ्लेशन अगर और बढ़ता है तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अभी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है फिलहाल, क्या है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व? 500 लास्ट So which is a fairly good amount अभी rather than becoming bankrupt in forex reserves like a neighboring nation, island nation. $500 billion काफी fair amount है forex reserve. it was 600 something जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। अभी रिसेंटली आरबीआई ने जब फेड ने पॉलिसी Right. आरबीआई ने सेलिंग किया हुआ था, बिकॉज ये करेंसी मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग चालू हो गई, इसका उन्होंने सेल किया, उसके बाद का अमाउंट मुझे निकाला। रशिया यूक्रेन वॉर इसको कितना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है? रशिया यूक्रेन वॉर या फिर जो ऑयल क्राइसिस जो इंडिया ने फेस किया था, क्रूड ऑयल क्राइसिस, कितना डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है हमारे फॉरेक्स रिजर्व को? काफी ज्यादा, क्योंकि हमारा मेजर जो इम्पोर्ट है वो ऑयल का है एंड गोल्ड का है एंड क्रूड ऑयल। उस वजह से जितना भी और प्राइस है, बिकॉज रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल एंड बिकॉज वॉर चालू है तो उसके अगेंस्ट में डॉलर के अमाउंट की काफी इम्पैक्ट पड़ता है, डॉलर तो दैट इज द रीजन कि अगर वैल्यूएशन कम ज्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट अपने पास पड़ेगा, बिकॉज हमारा बाइंग तो होता है यूएस डॉलर पे। डेफिनेटली। तो इसलिए लास्ट 2-3 मंथ्स में आपको इतने सब चेंजेस क्यों दिख रहे हैं? ये जो इतना इम्बैलेंस क्यों दिख रहा है? समवेयर डाउन द लाइन इट हैज टू डू विद द रशिया यूक्रेन वॉर। सिर्फ इंडिया को नहीं हुआ है, हर कंट्रीज में हो रहे चेंजेस हो रहे हैं। इंडिया को क्योंकि हमें आदत नहीं है फ्रीक्वेंट इतने चेंजेस देखने की, इसलिए 2-3 महीने में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिल रहे हैं। स्टेबल पॉलिसी नहीं लग रहा ना अभी फिलहाल, बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। लास्ट 2 years से चीजें स्टेबल रहने लग गई। अगर कोविड के बाद रशिया का जो पेमेंट के लिए वो लोग वोट के लिए डीलिंग चालू है, पुरानी मीटिंग है, अगर वो चीज उनके प्रॉपर सेट हो जाती है तो अपना एक टेंशन कम हो जाएगा, बिकॉज रशिया इज गिविंग ऑयल आई गेस 20-25% के डिस्काउंट पे अपने फॉरेन यूजर है, so that is a beneficial part, but for the payment वैसे लॉजिस्टिक से लाना पॉसिबल बहुत फैक्टर निकल रहा है। नहीं, आइडिया अगर तो देखिएगा रशिया और इंडिया के बीच ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतना लंबा रूट नहीं है। सेकेंडली इंटरनेशनली यूएस डॉलर के टर्म पे अगर तो क्रूड का प्राइस बढ़ेगा इट इज 110 और 20 बिलियन डॉलर। सुएज कैनल, हाँ सुएज कैनल से आता है। सुएज कैनल वो ट्रेडिशनल रूट है, इट इज अ ट्रेडिशनल रूट, उसको बना इसीलिए गया था। ऑलरेडी आई गेस अपना ट्रेड चालू है, उस पेमेंट का प्रॉब्लम है क्योंकि करंटली गवर्नमेंट ने जो उनका ड्यूटी था टैक्स जो था सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका एक्साइज कम कर दिया और फ्यूल प्राइस को काफी हद तक। हाँ ज्यादा सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर किसका है? लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन से कंट्री से करते हैं इंडिया? ईरान, सऊदी अरेबिया, बाद में रशिया। ईरान, सऊदी अरेबिया एंड रशिया। ईरान के साथ इशू है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया था, कैटसा लगा था रशिया के साथ। देखो अगर इंडिया 2 कंट्री से डीलिंग करती है तो अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, एक तो कैटसा लगाता है अगर रशिया के साथ करती है। ईरान के साथ क्योंकि उनका कौन सा ट्रेड हुआ था, कौन सा डील एग्रीमेंट हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, जो बराक ओबामा ने किया था? कुछ सुना? जॉइंट एक्शन, बराक ओबामा ने एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ, क्योंकि ईरान क्या कर रहा था, अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स
उसका मिसयूज कर रहा था। वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सेफली यूज करने का डिसाइड किया था। कौन से पॉलिसी से? नॉन प्रोलिफरेशन सुना है? एनपीए, नॉन प्रोलिफरेशन, नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट। क्या इंडिया इसका मेंबर है? नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट, फर्स्ट यूज वाला। फर्स्ट यूज वाला तो इंडिया ने पॉलिसी बाद में दिया। नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, सारे कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज। क्या हुआ था इसमें कि इंडिया और पाकिस्तान अभी तक न्यूक्लियर कंट्री बनी ही नहीं थी। इंडिया कब बनी? पोखरण में जब उन्होंने टेस्ट फायर किया तब बनी, 1974 पहले, बाद में 1998 में। तो ये पहले ही हो चुका है सब कुछ, तो इंडिया उसका मेंबर नहीं था। लेकिन ये इंडिया के लिए अनफेयर ट्रीटमेंट था। इंडिया को ऐसा लगा था कि हमें भी उसका मेंबर होना चाहिए। उस ये सारे कंट्रीज उस ग्रुप के मेंबर है जो कि रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर एनर्जी है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल यूज करे। तो इंडिया को ऐसा लगा कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि हम भी एक रिस्पॉन्सिबल यूज करने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन का, न्यूक्लियर एनर्जी का है, हमें बाहर क्यों रखा गया था। तो इंडिया ने बाद में एक अपना फर्स्ट यूज थ्योरी निकाला था कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, फर्स्ट यूज पॉलिसी। बाद में राजनाथ सिंह ने वापस कहा कि हम उसको रिविजिट कर सकते हैं बाद में वापस, फर्स्ट यूज का वापस चेंज हो सकता है। तो हुआ ही बनाने के लिए यूज करो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते आप लोग। सो ईरान क्योंकि बहुत ही सस्पिशियस था, वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, इसलिए अमेरिका ने उसको सैंक्शंस लगा दिया था और कहा था कि जो भी कंट्री ईरान से ट्रेड करेंगे उनको अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा। इंडिया कर रहा था ट्रेड डील्स ईरान के साथ, लेकिन वेवर दिया था हमें यूएसए ने, ईरान के साथ भी दिया था और रशिया के साथ भी दिया था, क्योंकि इंडिया और रशिया यूएस का अच्छा टाइज है। लेकिन अभी वो टाइज थोड़ा लूजन अप हो रहा है, इसीलिए अभी अगर ईरान के साथ फिर भी हम ट्रेड डील्स करेंगे तो बहुत चांसेस है कि हमें वापस सैंक्शन लगेंगे यूएसए से। रशिया के साथ चांसेस था लगने का, लेकिन नहीं लगा उस टाइम पे। S-400 लिया था हमने मिसाइल रशिया से, उस टाइम पे उन्होंने धमकी दिया था कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, कैट्सा लगाएंगे हम लोग, जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड डील्स करेगा उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है। लगा है हमारे पर? नहीं लगा है, सिर्फ धमकी दिया था। तो नहीं लगा सकते because European countries are still taking banks from Russia. And proper Russian banks ने उन्होंने proper payment किया हुआ है। But this is only to do with the America, not European countries. So European Union और अमेरिका अलग अलग सोचता है इस मामले में। US and the European Union का market पर आया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में हमेशा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका अलग अलग सोचता है। नाटो के बारे में कुछ लेना देना नहीं उसमें, नाटो आता ही नहीं उसमें। तो इसीलिए अमेरिका ईरान के साथ अगर ट्रेड डील्स और बढ़े ना तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि सैंक्शन लग सकता है इंडिया को, क्योंकि अमेरिका और ईरान का बहुत टाइम से चल रहा है। उसके बारे में हम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटी में बात करेंगे। लास्ट डिस्कशन हुआ था हमने कौन सेक्रेटरी है उन्होंने बोला था ये दोनों पॉइंट बोला था 2+2 डायलॉग हुआ था अमेरिका के साथ। ये बोला था क्या तो दोनों पॉइंट उन्होंने बोला कि एक तो यूरोपियन यूनियन वाला बात किया था और ईरान के साथ ट्रेड डील्स करना चाहिए या नहीं चाहिए। एक्चुअली वो एग्रीमेंट का नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन, जो बराक ओबामा ने साइन किया था ईरान के साथ। तो उसमें उसी एग्रीमेंट को ब्रेक किया ईरान ने, और उसने दे स्टार्टेड मिसयूजिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनका। तो बाद में जो भी कंट्रीज उनके साथ डील करता है अमेरिका उनको सैंक्शन लगाता है ईरान के साथ। और कंट्री है सर जिसके साथ में अपना ऑयल का डीलिंग बहुत अच्छा होता है, वहां पे भी हाँ वेनेजुएला, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल उनके पास है। रशिया को नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेगा। लेकिन एक्चुअली अमेरिका सैंक्शन नहीं लगा सकता, सिर्फ धमकी दे सकता है इंडिया को, तो एटलीस्ट, बिकॉज इंडिया और अमेरिका का ट्रेड हमेशा सरप्लस में रहता है। जो नंबर 1 ट्रेड पार्टनर कौन है इंडिया का? यूएस ही है, बाद में चाइना है। तो इंडिया के साथ तो नहीं लगा सकता, इंडिया ग्लोबल मार्केट है उनके लिए, नहीं लगता। पॉलिटी में काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है, संडे को।